जय हिंद दोस्तों। अब हम एनसीईआरटी में हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटी की जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैंने आपसे वादा किया है जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हिंदी माध्यम के लिए इस चैनल पर आपके लिए उपस्थित करता रहूंगा। हम लोगों ने 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ी है, हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण थी, वह हम लोगों ने कर ली। अब ये 11th क्लास की पॉलिटी की इम्पोर्टेंट है, तो यह हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 11 और 12 इन दोनों की आर्ट एंड कल्चर की बहुत इम्पोर्टेंट है, वह कर लेंगे। और फिर हम लोग 9 to 12 जियोग्राफी की बहुत इम्पोर्टेंट है, वह कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलती रहेगी। आज पहला चैप्टर है, इसीलिए हम पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपको भी समझ में आएगा कितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। बाकी सीसेट वगैरह की क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल पर जाकर सीसेट जितना प्यार लोग दे रहे हैं हिंदी माध्यम में, आप भी देखेंगे, आपको भी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। 10 चैप्टर हमें दिख रहे हैं इसमें, नीचे देख लेते हैं, नहीं है नीचे, यानी कि ये 10 चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे, संविधान के बारे में जानेंगे। और संविधान के बारे में जानेंगे तभी हम आगे चलकर मौलिक अधिकार जो पॉलिटी एंड फाउंडेशन कोर्स शुरू करने वाले हैं वह हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वह। फिर हम भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे कैसे होता है, फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों तो आपको पता है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। फिर संघवाद पढ़ेंगे, फिर स्थानीय शासन पढ़ेंगे, संविधान एक जीवंत दस्तावेज और उसके राजनीतिक दर्शन। तो ये 10 दिन में 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ पॉलिटी के बाद हम इसका जो फाउंडेशन कोर्स है एम लक्ष्मीकांत से, वह बढ़िया से पढ़ाएंगे। और आपको अगर मैं बताऊं, हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर का चलेगी, तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, ठीक है, पहले चैप्टर की तरफ। अध्याय 1, संविधान क्यों और कैसे। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स पे भी फोकस करना है। फिर जब हम फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद, तो उसको हम पीपीटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन, एक एक चीज। पहले तो परिचय होता है एनसीईआरटी में, वह पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक संविधान की कार्य प्रणाली पर लिखी गई है कि संविधान की कार्य प्रणाली कैसी है। संविधान के बारे में कह सकते हैं, संविधान से रिलेटेड चीजें सब कुछ, और रूल रेगुलेशन। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं, उनके आपसी संबंधों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। और जब भारत के संविधान से हुई है तो हमें भारत का संविधान पहले जानना पड़ेगा। संविधान क्या है, क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। ये बहुत बढ़िया चीजें एनसीईआरटी में होती है कि पहले लिख दिया जाता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। संविधान किसे कहते हैं, पहले तो ये पढ़ लें। संविधान का मतलब क्या है, क्या कोई भी किताब को संविधान कहा जा सकता है। संविधान समाज को क्या देता है और क्यों संविधान बनाया गया, इतनी बैठकें हुई, इतने लोगों ने उस पर काम किया, इतना खर्चा हुआ। संविधान ऐसा क्या है कि जो समाज को क्या देता है। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, भारत का संविधान कैसे बनाएगा। फिर हम भारत के संविधान की बात करेंगे, तो पहले संविधान और फिर भारत के संविधान। हम एक एक लाइन बच्चों की तरह पढ़ेंगे, आराम से आप बैठिएगा और सोचते रहिएगा क्योंकि इसमें विचार की महत्ता रहती है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, फिर से प्रश्न होंगे। संविधान क्या है, पहला प्रश्न। इसके कार्य क्या है, दूसरा प्रश्न। समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, तीसरा प्रश्न। हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब हम इन सबके प्रश्नों के उत्तर को एक बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर आपको आगे मिलते जाएंगे।
संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। भरोसा कैसे दिलाता है? आइए पढ़ते हैं। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। या भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। एक समूह है, अब कोई भी समूह हो, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप ऐसा करिएगा। जैसे घर में ही अगर कोई फंक्शन हो, तो सभी लोग आपस में कार्य बांट लेते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करना, तुम वो हलवाई का देख लेना। तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति हलवाई के पास बैठा रहता है, आपके घरों में, हमारे घरों में, सबके घरों में ऐसा होता है। वह खाने का पूरा देखेगा कि समय से बनना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, नमक सही होना चाहिए, ज्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। एक आदमी को कह दिया जाता है आप वो जो क्या कहते हैं टेंट वेंट वगैरह है उसकी बात को देख लेना। एक आदमी को कह दिया जाता है देखो बाजार जाने का सारा काम तुम्हारा है। एक को घर पे छोड़ दिया जाता है कि देखो घर में कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम दौड़ते रहना। एक को चाबी पकड़ा दी जाती है कि बाइक का कोई काम हो तुम देख लेना। तो ऐसी चीजों के लिए हमें बतानी पड़ती है सारी बातें। जब आप एक समूह में काम कर रहे होते हो तो वही यहाँ बताया गया, आप एक समूह के सदस्य हो तो उस समूह की कुछ विशेषताएं होंगी। कुछ मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है क्योंकि सब अलग अलग है। लेकिन उस समूह में, उस टीम में, उस ग्रुप में आपको एक साथ काम करना है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुसलमान हो सकते हैं, कुछ ईसाई हो सकते हैं, कुछ सिख हो सकते हैं, कुछ पारसी हो सकते हैं, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म को लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो धर्म को वही मानते ही नहीं होंगे। आप स्कूल मान लो या आप अपने कहीं काम कर रहे हो वहां देख लो, सब लोग होते हैं, सबको मिलकर कंपनी आगे बढ़ानी पड़ती है। सबके धर्म, सबके विचार, सबकी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में सब अलग अलग होंगे, सब अलग कपड़े पहनते होंगे। लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो पूरे ग्रुप को माननी पड़ेगी। जैसे अगर ड्रेस कोड बना दिया गया कि आप ऑफिस में आएंगे तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट के साथ, ब्लैक शूज के साथ आएंगे, तो सबको वैसे ही आना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रुप की एक विशेषता बना दी गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। तो जैसे मैं ये एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहा हूँ, वैसे यहाँ पर एक ग्रुप की बात की गई है कि वो अलग धर्म हो सकता है, अलग व्यवसाय हो सकता है, उनकी योग्यताएं अलग हो सकती हैं, अलग अलग शौक हो सकते हैं, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग पसंद हो सकती है। उनमें कुछ धनी होंगे, कुछ गरीब होंगे, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप बनाया गया है। एक बड़े ग्रुप में ये सब लोग हो सकते हैं। यानी आप ऐसा समझ लो, बड़े ग्रुप को भारत के लोगों को समझ लो, किसी देश के सब लोग हैं, सबकी संभावनाएं अलग हैं, सबके सोच अलग है, सबके विचार अलग है, सबके धर्म अलग है, सबकी धनी गरीब, पैसा कम है ज्यादा है, शौक अलग है, योग्यताएं अलग हैं, ये सब चीजें अलग हैं। हम एक ग्रुप को एक देश ही मान लेते हैं। ठीक है, कुछ बूढ़े भी हैं देश में, कुछ जवान भी हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए। अब जब इतने लोग होते हैं, जैसे घर ही में हमारे या आपके, आपके पिताजी के विचार एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है आप इस समय बिहार में हो और आप बिहार में फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और आपके पिताजी फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा बिहार का आप एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? क्योंकि बिहार में ऐसा हाल फिलहाल में इलेक्शन है तो देखने को मिल रहा है कि बच्चा एक खास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उसे उसके नेता के विचार अच्छे लग रहे हैं, और जो पिताश्री हैं वह अभी पुरानी पार्टी जो है उनके समर्थन में ही कह रहे हैं कि हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो जब आप दो तीन लोग घर में हो, घर में विचार ऐसे हो सकते हैं, तो जब पूरे देश की बात होगी तो कितने भिन्न भिन्न विचार होंगे सबके, कितने भिन्न भिन्न सोचने का तरीका होगा। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति दी जाए, कितनी संपत्ति रखने की इजाजत हो, ये विचार जब पूछोगे तो सबके अलग अलग राय होगा। कोई कहेगा चलो जितना मेहनत करा उसको उतनी रखने दो, कुछ कहेंगे नहीं समानता का पालन करो और सबको बराबर हिस्सा दो। ऐसे क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? तो इस पर भी अलग अलग राय हो सकती है। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, इसमें भी अलग अलग राय हो सकती है। इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, तो इसमें भी अलग अलग राय हो सकती है। कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कर देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। इतनी भिन्नताएं हैं लेकिन उन्हें इस समूह को साथ में रखना है।
कंपनी में बहुत भिन्नताएं हैं, लेकिन कंपनी को आगे बढ़ाना सबका दायित्व है। सबका एक लक्ष्य कंपनी को आगे बढ़ाना है। हमारे विचार मिलते हों या ना मिलते हों, ऐसे ही ये ग्रुप है। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, इस ग्रुप को बनाए रखना अच्छे से। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। कंपनी में भी एक दूसरे पर सहयोग होता है कि नहीं होता है, कि यार मैं आज नहीं आऊंगा, तुम मेरे हिस्से का काम कर देना, जिससे मैं बॉस नाराज ना हो। मैं जल्दी जा रहा हूँ, जरा ये काम बचा है, इसको तुम फिल कर देना। तो ऐसे काम होते हैं ना, तो एक दूसरे पे सपोर्ट करना, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना। हो सकता है उन दो लड़कों का या लड़कियों का या लड़के लड़कियों का जो कंपनी में कह रहे हैं तो मेरा काम कर देना, उसके हो सकता है विचार ना मिलते हो, लेकिन सपोर्ट एक दूसरे का कर रहे हैं। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। अगर नियम बने हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर कंपनी में नियम होते हैं कि देखो इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, छुट्टी लोगे तो ये होगा। तो वैसे ही जब कंपनी हो, कोई देश हो, चाहे घर, कई बार घर में भी नियम बना दिए जाते हैं कि देखो इतने बजे के बाहर कोई नहीं जाएगा, मोबाइल रात को कोई नहीं चलाएगा, 10 बजे सो जाने हैं। वो किस लिए? जिससे सब पर एक तरीके का सेम समानता की बात रहे। सबको ये ना लगे कि पिताजी अपने आप तो 12 बजे उठ रहे हैं, हमसे कह रहे 4 बजे उठ जाओ, उठ जाए। समझ रहे हो आप? इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। जब नियम नहीं होंगे तो कोई कंपनी में 12 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई किसी भी समय जा रहा है, तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार है। मान लो कि जिस डेस्क पे मैं बैठने जा रहा हूँ उसी पे कोई और आ गया बैठ गया, कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी डेस्क है, वो कह रहा नहीं मेरी है। तो जब कोई नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, तो चीजें बिगड़ेंगी। दो डायग्राम बने, इनको भी देख लेते हैं। यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। गांव में भी एक ग्रुप होता है, वह चीजों को भी मैनेज करता है। मैंने कंपनी का एग्जांपल दे दिया, मैंने बिहार का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपके घर का एग्जांपल दे दिया। हाँ, या तो हमारे कॉलोनी जैसा है, कोई कह रहा है गांव जैसा, कोई कह रहा है कॉलोनी जैसा। अब कॉलोनी में आप सबसे बढ़िया रिलेट करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लड़के, सॉरी लड़के निकल रहा है मुंह से, कई लोग वहां रहते हैं, ठीक है। भिड़े है, डॉक्टर हाथी है, सोढ़ी है, जेठालाल है, तारक मेहता है। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा कंजूस है, कोई थोड़ा सा ज्यादा खर्च करने वाला है, किसी के विचार अलग है। लेकिन जब बात आती है गोकुल धाम सोसाइटी की, तब वह सब एक है। तब वह एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। क्या आपके गांव शहर कॉलोनी में भी ऐसे ही समूह है? मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए, अब आपको याद याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू में, एस्से में, एथिक्स में कई जगह ये यूज होगा। किसी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। हर बार जब आप देखेंगे जेठालाल और अन्य लोगों को, तो भिड़े को कहते सुनेंगे ये नियम है, नियम याद रखो, ये फलाना नियम है, तो सबके द्वारा सुनोगे इतने नियम है, नियम अपने पास रखो। तो वहां भी आपको नियम मिले हैं ना, जिससे अव्यवस्था ना फैले। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। केवल नियम बना देने से नहीं होता है, लोग उनको पालन करें, लोग उन्हें माने, तब नियम है। अगर कोई मान ही नहीं रहा है तो नियम बनाए ना बनाए क्या फायदा। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं तो नियम मान रहा हूँ, फलाना नहीं मान रहा, तो मैं कहूंगा मैं क्यों मानूं। ऐसे ही होता है ना, जब वो नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं, जब वो ऐसा कर रहा तो मैं ऐसा भी करूंगा, सेम। तो सबसे जरूरी क्या है, नियम बने हो और उसे माना जाए। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। अब आपको समझ में आया वो ग्रुप क्या है? एक देश है। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। संविधान
सब मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? एक न्यायालय को, जिसका ये दायित्व है कि संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो कौन आएगा? न्यायालय आएगा। न्यायालय कहेगा कि चाहे वह सरकार हो चाहे वह लोग, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जब तक ऐसा कोई होगा नहीं जो संविधान को फॉलो कराए, तब तक संविधान मानेगा कोई, कोई नहीं मानेगा। मान लो संविधान को मानने के बाद और ना मानने वालों पर कोई दंड ही ना होता, जैसे मैं संविधान नहीं मान रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता, मुझे कौन जबरदस्ती मनवा लेता। लेकिन ऐसे मुझे पता है कि अगर मैंने संविधान के खिलाफ गया तो न्यायालय बैठा है मुझे दंडित करने के लिए, न्यायालय मुझे सजा सुनाएगा। समझ गए आप? संविधान होना चाहिए, यानी कि नियम होने चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए। नियम का पालन हो, इसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई न्यायालय होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री से बढ़िया और जियोग्राफी से बढ़िया मैं समझा पा रहा हूँगा, क्योंकि मुझे इसके बाद आपको पूरा एम लक्ष्मीकांत की किताब भी करानी है। तो ये बेस है, इसके बाद हम पूरा, क्योंकि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी में, पॉलिटी प्लस एक बुक जो एम लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, या डी डी बसु, जो भी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। फिर प्लस कुछ एक्ट वगैरह हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, और फिर प्लस कुछ करंट अफेयर्स। इतना हम पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में काम आती है। तो आओ, जो डार्क है वो इम्पोर्टेंट है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो संविधान का काम क्या है? पहला तो ये तो पता चल गया संविधान का क्या काम है। का संविधान क्या है? नियम है। संविधान में बस नियम ही तो लिखे गए हैं, बस उसका नाम संविधान लिख दिया गया। संविधान में चीजें लिखी गई हैं कि क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप किताब खरीद लेंगे तो बेहतर रहेगा। 11th की एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए इनफ है चीजें। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। आप बच्चों वाला जो क्रियाकलाप है कि वाद विवाद करो, वो सब है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, सिद्धांत बोलो नियम बोलो बातें, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। दोनों, शासन और राज्य का निर्माण। निर्माण मतलब कोई भी राज्य अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता। आप संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 3 पढ़ोगे, नागरिकता पढ़ोगे, क्योंकि लोगों से मिलकर भी तो राज्य बनता है। राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र या देश से ही है, क्योंकि इंग्लिश में स्टेट को एक देश भी माना गया है कई बार। ठीक है, और शासन, सरकार जो शासन चला रही है वो संविधान के बेस पर ही तो चला रही है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है, क्या हो, बुनियादी नियम क्या हो, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। तो नियम क्या होने चाहिए? जैसे जो कॉलेज के नियम होते हैं वह किसी कंपनी के नियम नहीं हो सकते, जो कंपनी के नियम होते हैं वह घर के नियम नहीं हो सकते, जो घर के नियम होते हैं वह देश के नियम नहीं हो सकते। तो अलग अलग जगह के जो भारत में नियम है वह शायद अमेरिका में नियम ना हो, कुछ सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे। तो नियम क्या होने चाहिए, और फिर नियम होने चाहिए तो भाई बनाएगा कौन नियम को? कोई बनाने वाला भी तो हो नियम। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाह रहे हैं। अब मान लो इस क्लास को चलाने के लिए मैं कह रहा हूँ 10 बजे, तुम कह रहे हो नहीं सर 12 बजे रखो, मैं कह रहा नहीं 10 बजे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, नियम जो लोग बना रहे हैं उनमें ही विचार न मिलते हो, कोई कह रहा है ये नियम बनाओ, कोई कह रहा है वो नियम बनाओ। फिर यह कैसे तय किया जाए कि ये किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो? फिर किसकी बात मानी जाए, मेरी कि 10 बजे या आपकी 12 बजे? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। तो एनसीईआरटी में पहले प्रश्न होते हैं फिर उसके उत्तर होते हैं। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन
दूसरे को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, तो हम जो नियम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 10 बजे क्लास, तो हमें वो सबसे अच्छा लगता है कि हम उसके लिए आपको गिना देंगे कि 10 बजे क्यों, हम बताएंगे देखो ये होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। और तुम 12 बजे बताओगे सर 12 बजे रखो, और तुम भी गिना दोगे 12 बजे क्यों। तो हम अपना गिना देंगे कि सर्वश्रेष्ठ 10 बजे है, तुम गिना दोगे सर्वश्रेष्ठ 12 बजे। तो यही यहाँ पर है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा। पूरे पैराग्राफ में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकली। एक, नियम क्या होने चाहिए, दूसरे नियम कौन बनाएगा। गुड। चलिए, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। अब राजा है तो राजा से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। राजा जो कहेगा वो शासन, राजा जो कहेगा वह नियम, राजा जो कहेगा वह मतलब सजा। राजा ने कहा इसको फांसी दे दो, सजा हो गई। तो राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। तो कुछ संविधान ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें निर्णय करने का अधिकार एक पार्टी को दिया गया है, एक पार्टी सिस्टम। जैसे अपने यहाँ कई पार्टीज हैं, चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अगर हम अपने बात करें, अपनी बात करें, तो अपने यहाँ तो लोकतंत्र है, गणतंत्र है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। तो कहोगे हम तो निर्णय लेते नहीं कि किसको मारना चाहिए, किसको क्या सजा देनी चाहिए, कैसे शासन चलना चाहिए। आप ही नियम बनाए। कैसे नियम आपने बनाए अभी देखते हैं। सरकार भी आप ही चला रहे हो, अभी बताएंगे कैसे। लेकिन यह वैसे इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। आपके दिमाग में आया ना, मैं कैसे निर्णय ले रहा हूँ, मैंने कब नियम बनाया। देखेंगे, क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? क्या कोई कानून बनता है? अभी 3 तलाक बिल आया था, आपसे पूछा गया, आपने उत्तर भी दिया, आपके द्वारा ही कानून बनाए गए। अभी देखेंगे कैसे। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? तो देखो, कम लोग हैं, मान लो पूरी देश में 50,000 ही लोग रह रहे हैं, और सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, सब इंटरनेट के ज्ञाता है। तो वहां सभी लोगों से पूछना आसान है। एक बढ़िया से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया है, फेसबुक ग्रुप बना लिया गया, उसमें पूछ लिया गया ये नियम बनाया जा रहा है देश के द्वारा, आप लोग अपनी सहमति व्यक्त करें, हाँ नहीं, दोनों ऑप्शन दे दिए गए। लोग अपना हाँ वाले में, नहीं वाले में टिक करते रहेंगे। ज्यादा हाँ है तो नियम बन जाएगा, ज्यादा नहीं है तो नियम नहीं बनेगा। हमारे यहाँ जहाँ जनसंख्या कितनी है ये नापने बैठे तो जनसंख्या नापने वाला मीटर ही टूट गया, इतनी जनसंख्या। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ सभी लोगों से राय ली जा सकती है? और दूसरी बात, इंटरनेट हर जगह लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो उनके पास ज्ञान नहीं है इंटरनेट यूज करने का। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि आप क्या नियम बना रहे हो, हम उस पर विचार कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो नियम बनाना हो बना लो। मेन रूप से कम जनसंख्या आपकी है तो आप सीधे वोट कर सकते हो कि ये नियम बनाना चाहिए या नहीं। आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो आप हर मुद्दे पर पूछ नहीं सकते जनता से, इसीलिए वहां से प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है जो आपने संसद में भेजे। तो अगर आपके सांसद महोदय संसद में किसी बिल पर पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं, तो वह इंगित करता है कि आपने मतदान किया है। वह अपनी पूरी उस
जनसंख्या के बिहाफ पे वहाँ मतदान करते हैं। उनके मतदान का मतलब है कि इतने लोग यहाँ के उसके पक्ष या विपक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो आप दोनों लाइन समझ गए। सीधे वोट कहाँ होता है? जहाँ कम जनसंख्या है। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ कम जनसंख्या है, वहाँ सीधे वोट मांगा जा सकता है कि ये मुद्दा है, बताओ क्या किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जनसंख्या और नॉलेज। लेकिन लोगों को फिर प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो? अब आप चयन कैसे होगा? कुल कितने प्रतिनिधि होंगे? कैसे पता किया गया कि 545 प्रतिनिधि होने चाहिए संसद में? कैसे पता किया गया कि कैसे चयन होना चाहिए? ये जब प्रश्न है ना, इनके सबके उत्तर हो ये अभी हम देखेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। अधिकतर शब्द का प्रयोग हुआ है। यूपीएससी वाले और पीसीएस वाले दोनों अधिकतर शब्द का प्रयोग देखते हैं। जहां पर सभी आए, कुछ आए, अधिकतर आए, ज्यादातर आए, ऐसे शब्दों को सर्किल अवश्य करें किताब में। तो ज्यादातर कानून कौन बनाएगा? अधिकतर कानून कौन बनाएगी? संसद। तो आपके यहाँ कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। ये सब संविधान में लिखा है कि कैसे गठन किया जाएगा, कितनी कानून कैसे बनेंगे, किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों का पहचान करो। हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ अमीर व्यक्तियों को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार एक एज डिसाइड की गई, उस एज से ज्यादा वाले सभी पुरुष, महिला, गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़े लिखे, गंवार, नागरिक, नगर, कोई भी हो, भारत के अगर नागरिक हैं तो उन सभी को यह अधिकार दिया गया कि आप इस एज के ऊपर हैं, आप कानून बनाएंगे। यानी आप अपने संसद को चुनेंगे, सांसद को चुनेंगे और वह संसद में जाकर कानून बनाने में मदद करेगा। कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को बात को अधिकार मिले। हमारे यहाँ देश आजाद होते ही यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। संसद को अधिकार है कानून बनाने का, तो संसद को अधिकार किसने दिया कि कानून बनाइए आप? संसद को अधिकार किसने दिया कि आप कानून बनाइए? ये भी तो प्रश्न है। यह काम संविधान करता है। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? संविधान। संविधान वह सत्ता है जो सर्वोत्तम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। समाज में निर्णय कौन लेगा? पहला काम हम ये ऊपर देख कर आए थे, ये दूसरा काम है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो दूसरा काम क्या है? समाज में निर्णय कौन लेगा, सरकार कैसे बनेगी। कई देशों के संविधान को पढ़कर हमने अपना संविधान बनाया। ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अगर सरकार की शक्तियों पर सीमाएं ना लगाई जाए तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, जो मन होगा करेगी। तो सरकार को शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उस पर लिमिटेशंस है कि आप ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, एक दायरे में रहकर काम करेंगे। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। आपने हमें बता दिया कि सर आप जो नियम बनाओगे हम फॉलो करेंगे। फिर मैंने ही नियम अपने मन से बना दिए जो बिल्कुल बेकार है, बकवास है। अब आप क्या करोगे? उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जाएंगे, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है,
या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी, स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है। आपने कहा था कानून बनाओगे तो इस प्रक्रिया से बनाओगे, आपने उसको कानून बनाने का अधिकार दिया। लेकिन अगर वह ऐसे अनुचित कानून बनाने लगे तो क्या? लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे ज़रूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी, इसीलिए सीमाएँ तय की गई हैं। क्या आपको अधिकार है कानून बनाने का? आप अगर इस प्रक्रिया से बनाएँगे तो ठीक है, लेकिन तब भी, ठीक है? अतः संविधान का तीसरा काम यह है, पहला और हम दूसरा देख कर आए थे, कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि सरकार के ऊपर सीमाएँ हैं। सीमाएँ इस रूप से मौलिक हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, आपके अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकार तो बहुत हो सकते हैं, अलग-अलग हो सकते थे, कोई अनुच्छेद 3 में होता, कोई अनुच्छेद 15 में होता, कोई अनुच्छेद 500 में होता। तो कहा गया इन सबको एक पास रख दो और उसे एक नाम दे दो मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय उसको देखेगा फिर। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं। अलग-अलग संविधानों में क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह की सोच है। तो संविधान अलग-अलग तरह का होता है, मौलिक अधिकार अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सदैव पाए जाएंगे। अब जीने का अधिकार तो सबको मिलेगा ना, किसी भी देश में आपको आपको आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत जो जीने का अधिकार मिला है वह सभी जगह है। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपको वह बताएगा हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकता। तो ये हर जगह पता होना चाहिए कि नागरिकों के गिरफ्तार करने के विरुद्ध यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। आप किसी को भी उठा नहीं सकते घर से। नागरिकों को सामान्यतः हालाँकि कुछ और भी अधिकार है, वह हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे आगे तब हम बात करेंगे। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, कुछ मौलिक स्वतंत्रताएँ भी हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19 के तहत हम पढ़ेंगे जब हम लक्ष्मीकांत मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना हमें सरकार को ही सीमाएँ नहीं प्राप्त हैं, हमारे हमारे ऊपर भी सीमाएँ लागू हैं, ठीक है? हमारे मौलिक अधिकारों पर भी सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक ज़रूरी है। कभी भी उठ के कोई भी सीमा का अध्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल अगर लगा है तो हमारे अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, लेकिन 2 अनुच्छेद हैं, एक 20 और एक 21, ये 2 कभी भी सीमित नहीं किए जा सकते, ये मौलिक अधिकार पर कभी भी निर्बंधन, सीमाएँ लागू नहीं हो सकती। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, तो वह अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है? ओह! तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएँ, फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए? सरकार ही क्यों? ये भी तो प्रश्न उठेगा। कानून बनाया ही क्यों जाए? सरकार कुछ भी कर सकते है ना, तो सरकार क्यों बनाई जाए? सरकार भी आवश्यक है। समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण है और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है, अगर पुराने संविधान देखें तो।
लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं, उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त दे सके। तो अन्य सरकारों को जो शक्तियां मिली है वह अलग है, हमारी गवर्नमेंट को जो शक्तियां मिली है वह अलग है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार शक्तियां दी जाती हैं। हमारे यहाँ सरकार अच्छा काम भी कर सकती है, कभी-कभी कानून भी बना सकती है, कभी-कभी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। लेकिन अन्य सरकारों में हो सकता है उसे केवल रेगुलेशन का काम हो। हमारे यहाँ सरकार कंपनियां भी चलाती है, आप एलआईसी देख लो, आप कई पेट्रोलियम की देख सकते हैं, आप कई ऐसी कंपनियां देखेंगे जो सरकार रन कर रही है, बैंक रन कर रही है। कई सरकारें ऐसी हैं जहां कोई भी कंपनी सरकार रन नहीं कर रही। तो ये डिफरेंसेस भी होते हैं। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हैं, जैसे अपने यहाँ, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी को विभिन्न रूपों से निपट सके। तो अपने यहाँ से ज्यादा असमानता कहाँ होगी? तो भारत में बहुत असमानता है, इसीलिए सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, समर्थ बनाया गया है, वह असमानता दूर करे। जो 80 करोड़ लोगों को कहा जाता है भोजन उपलब्ध कराया जाता है, फ्री में आपको सुविधा दी जाती है शिक्षा की, फ्री में आपको हेल्थ चेकअप मिलते हैं, फ्री में आपको कई बार ट्रेन की सस्ती सुविधाएं दी जाती हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो सुविधा दी जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी असमानता है। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। ये तो आपको पता है। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। आपने अगर शक्तियां ही नहीं दी तो सरकार असमानता दूर कैसे करेगी, गरीबों के लिए काम कैसे करेगी? तो उसके पास शक्तियां हैं, इसीलिए वह बड़े आदमियों से कर टैक्स लेती है, कर लेती है, और गरीबों में कहीं ना कहीं उसको अन्य अन्य तरीकों से, चाहे वह फ्री अनाज हो, फ्री हेल्थ हो, उसके हिसाब से सुविधाएं प्रदान करती है। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव होता था, गोरे काले ये सब चीजें होती थी। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। क्यों? क्योंकि वहां ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहां नस्लीय भेदभाव था। तो नस्लीय भेदभाव हटाएगा कौन? तो वही हटाएगा जिसको हम चुनकर भेजेंगे, सरकार। वास्तव में क्योंकि सरकार के पास पावर है। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। समाज उससे आकांक्षा करता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आप असमानता को दूर करें, आप अच्छी व्यवस्था करें। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। गरिमा और आत्मसम्मान ये जरूरी है, और वह कब आएगा? जब वह पढ़ा लिखा होगा, जब उसके पास ज्ञान होगा। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावना, जिसको आप उद्देशिका बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतंत्र, तो ये जो कहानी है वह प्रस्तावना है। पहली पेज कह सकते हैं, पहला डेडिकेटेड पेज कह सकते हैं, या पूरे संविधान का क्रक्स कह सकते हैं। संविधान में अंदर क्या लिखना है वह उद्देशिका से पता चलता है। वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। चौथा काम अब देख लेते हैं संविधान का। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो सरकार ही न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करेगी, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगी। ये चौथा काम है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे, भी सरकार से लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान से में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी उच्च आकांक्षाओं लक्ष्यों को लिखने का मतलब यह है कि यदि वे लोगों के जीवन को बदल सके। मेन बात यह है कि डीपीएसपी में ये कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि सरकार जब भी कानून या नियम या
कुछ भी काम करेगी तो वह इन नीति निर्देशक तत्वों को देख कर करेगी, इनको ध्यान में रख कर करेगी। इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो दायित्व दिए गए हैं सरकार को, उन दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करेगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में यह बात है कि आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोर्ट जा सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। उसमें अनिवार्य रूप से नहीं कहा गया है कि सरकार को लागू करना ही होगा, लेकिन ये कहा गया है सरकार लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सरकार को अनिवार्य रूप से कह दिया जाए कि नहीं आपको लागू करना ही होगा। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि सरकार ध्यान रखे, अगर उसके पास परिस्थितियां हैं तो वह डीपीएसपी को फॉलो कराए। जैसे आप अनुच्छेद 40 में पंचायत देखेंगे तो पंचायत को लागू किया गया। अनुच्छेद 44 में समानता की बात कही गई है, समान नागरिक संहिता, तो उसको वर्तमान सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 44 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। चलिए, संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं? तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों कानूनों का ही नाम है। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून का नाम है। संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार चलती है। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। आपसे कोई एक लाइन में पूछे भैया बताओ क्या है, तो आप कहोगे संविधान में वह सब प्रावधान है जिससे सरकार लोगों का कल्याण कर सकती है, सरकार चला सकती है, और सरकार कुछ भी ना करे इसके लिए उसमें सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, नियम कानून बनाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें, दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो हर देश का अपना संविधान कुछ अलग कह सकता है, कुछ जहां दास प्रथा बहुत तेजी से है वहां दास प्रथा के उन्मूलन की बात कह सकता है, जहां जाति को लेकर समस्या है वहां जाति को लेकर संविधान कुछ कह सकता है। तो कई चीजें नॉर्मल होंगी, कुछ चीजें अलग अलग जगह अलग अलग होंगी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होगी? तो आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे, जब मैंने आपको ग्रुप की बात बताई थी, सारी बातें बताई थी, और ये मेंस में भी टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, तो समझते हुए चलिएगा। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, संविधान यह बताता है कौन क्या करेगा और कौन नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट सरकार क्या करेगी क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। तो व्यक्तिगत आकांक्षा हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, वही सब बातें जो हम उतनी देर से आपको बता रहे हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप, विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखेंगी, क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और देशों के अनुसार अलग अलग हो सकता है संविधान, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का अगर निर्माण पता करें
तो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। आप जब 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे या किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स या यूट्यूब पर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये जर्मनी का एकीकरण, हिटलर, मुसोलिनी, फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुई थी, फिर नेपोलियन आया, संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति सबसे पहले हुई, रूसो 1917 में रूस की जो क्रांति हुई, इन सबको पढ़ोगे तब आप वहाँ जर्मनी का भी निर्माण पढ़ोगे, कैसे जर्मनी बना, कैसे एकीकरण हुआ, कैसे ऑस्ट्रिया टूटा, वो सब चीजें पढ़ोगे। या तो 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप या फिर किसी कोचिंग संस्थान या यूट्यूब से लेक्चर पढ़ेंगे। मेंस में एक क्वेश्चन वहां से आता है, अब पहले ज्यादा भी आते थे, कभी कभार 2 भी दे सकते हैं, तो वो उससे हो जाता है। एनसीईआरटी इज इनफ 9th-10th। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्त दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। भारतीय संविधान जो है जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जाति के लोग हैं तो ये भारत के नागरिक हैं, दूसरी जाति के नहीं है, या दूसरे धर्म के नहीं है, या दूसरी नस्ल के लोग भारत के नागरिक नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। ठीक है, अगर इस पेज को देखें हम, कार्टून, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत कुछ बता जाते हैं। बगदाद, शिया सुन्नी कुर्द। बगदाद आप जानते हैं कहाँ है। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे, ये बगदाद में एक व्यक्ति कह रहा है। शिया सुन्नी आप जानते हैं, मुस्लिम समुदाय में 2 धड़े हैं। मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा, मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि तीनों के पास कुछ कुछ है और तीनों कह रहे थे मैं संविधान लिखूंगा, जबकि यह बताने का प्रयास किया गया है कि तीनों चीजें मिलकर संविधान बनाएंगी। इंक होगी, पेन होगा, कागज होगा, तभी संविधान बनाया जा सकता है। ये शायद इस कार्टून का कहने का मतलब होगा। तीनों को लगता है मैं अकेले बना लूंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तीनों मिलकर बनाओगे तभी बन पाएगा। इराक, आज इराक आप देखते हैं, ईरान के ऊपर इराक, बगदाद इराक में है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जाति समूहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया। सद्दाम हुसैन की कहानी आप वर्तमान में भी कई महीनों में यूट्यूब पर सुन चुके होंगे। सद्दाम हुसैन इराक, सद्दाम हुसैन इराक। जब ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट होता है, अमेरिका कूदता है, तब आप सद्दाम हुसैन के बारे में सुनते होंगे इस शब्द को। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए संघर्ष में क्या तुलना है, ये आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं संविधान की सत्ता। जैसे तो आपसे पूछा जाए कि संविधान या सरकार कौन शासन कर रहा है भारत में, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो संविधान का शासन है। सरकार जो चाहेगी वह नहीं कर सकती, सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। संप्रभु कौन है, सर्वोत्तम कौन है, सर्वोच्च पे कौन है, तो संविधान सर्वोच्च पे है। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। जैसे यहाँ पे दिया है, हम इसे पढ़ेंगे आगे। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार न किसी धर्म को बढ़ाएगी न घटाएगी। सरकार सरकार है, धर्म धर्म अपना है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप देखो, बड़े लोगों से, यानी बड़े लोगों का मतलब अमीर लोगों से टैक्स लेती है, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वह फ्री राशन हो, फ्री हेल्थ हो, फ्री शिक्षा हो। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना है, तो संविधान ही सर्वोच्च है। भारतीय नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। हम सबसे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में संविधान नहीं, संसद सर्वोपरि है, पार्लियामेंट सर्वोपरि है। पार्लियामेंट जो कहेगी वो होगा, संविधान जो कहेगा वह नहीं होगा। तो इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जाए। वहां कोई संविधान नाम का दस्तावेज है ही नहीं। तो जो जब दस्तावेज नहीं है, जब किताब नहीं है, जब नियम नहीं लिखे हैं, तो आप कैसे मानोगे? तो कौन कहेगा? संविधान नहीं, संसद कहेगी, वही होगा। बल्कि उनके पास दस्तावेजों, निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कह दिया जाता है, लेकिन
ऐसी कोई किताब नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। तो इंग्लैंड में कौन संप्रभु है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो संसद सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। तो तीन चीजें समझो। भारत की अगर बात करें तो भारत में संविधान है, ठीक है, उसका पालन भी होता है। इंग्लैंड में संविधान जैसा कोई पुस्तक नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन वो एक जो प्रक्रियाएं चलती आ रही है, जो नियम बनते आ रहे हैं, आज मैंने कोई नियम बनाया, कल किसी और ने नियम बनाया, परसों किसी और ने, जो संसद नियम बनाती आ रही है, उसी के कागज मान लो उसके पास रखे हैं, उसी का प्रिंट आउट रखा हुआ है, उसी को मान लिया गया कि वह संविधान है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिसके पास संविधान है लेकिन फॉलो नहीं किया जाता। अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। कौन कौन से? संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। अब संविधान तो पाकिस्तान का भी हो सकता है, लेकिन क्या संविधान के अनुसार पाकिस्तान चलता है, यह भी देखने की बात होगी ना। तो संविधान कुछ लोगों के पास है और पालन भी होता है। कुछ लोगों के पास संविधान नाम की किताब नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नियम हैं जिनके हिसाब से कहानी चलती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ संविधान तो है लेकिन पालन नहीं होता। आगे पढ़ेंगे हम लोग और विस्तार से। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उनके पास इस बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। मान लो कई बार कंपनी में नहीं होता है कि बॉस ने कहा कि ऐसा काम करना है, कुछ कर्मचारी कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, ये तो बेवकूफ है। तो अब वे बेवकूफ है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके बीच गतिरोध पैदा है तो वह ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही किसी देश में मान लो, जैसे अब एक बड़ा देश है जहाँ के राष्ट्रपति हैं, अब वो कोई नियम बना देते हैं तो उनके ही कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, वो कहते हैं अरे यार ये कुछ भी करता रहता है। तो ऐसे ही यहाँ कहा गया है संविधान किसने बनाया ये डिपेंड करता है। संविधान किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया जो पसंद ही नहीं है देश को, तो वह संविधान नहीं माना जाएगा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। या किसी सैनिक शासक ने बना दिया, किसी तानाशाह ने संविधान संविधान बनाया, तो वह नहीं माना जाएगा। अपने यहाँ संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक समुदाय के व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक जाति के व्यक्ति ने नहीं बनाया। हमारे यहाँ संविधान सैकड़ों लोगों ने मिलकर बहस करके, वार्तालाप करके, वाद विवाद करके और सामूहिक रूप से निर्णय लेकर सभी राज्यों से आए हुए सभी तरीके के लोगों ने मिलकर बनाया था। हर जाति के, हर धर्म के लोग उसमें उपस्थित थे। तभी हमारे यहाँ संविधान अभी तक और आगे भी चलता रहेगा और हम सबसे अच्छी लोकतंत्र देश में रहते हैं। देखें, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के ही हैं। ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। एक आंदोलन हुआ फिर बनाया गया। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया। ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी, मैंने सब बता ही दिया। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। तो हमारे यहाँ लोगों की सहमति से बना है, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही से नहीं बना है, इसीलिए अभी तक चल रहा है। लोगों को जब यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वह क्या करते हैं? ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है? ये सब भी देखेंगे। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, मतलब लोगों से नहीं पूछा था, लोगों के प्रतिनिधियों ने वहां जाकर संविधान बनाया था। तो बात एक ही है, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। लोगों ने इसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो मैंने सब बता ही दिया आपको।
नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद अगर देखें तो संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है, क्योंकि सारे नियम को व्यवस्थित तरीके से लिखना, ज़्यादा कम ना हो जाए, बहुत कुछ तकलीफें आती हैं। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। आप समझ रहे हो, 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 51, 59, 62, 90 ये आपको मेंस में काम आएगा। जितने भी उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं बस सब मेंस में काम आएंगे, चाहे दक्षिण अफ्रीका का हो, चाहे हो आपका इंग्लैंड का। ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए हैं। नरेश द्वारा प्रदान किए गए, वहां अपनाया नहीं गया संविधान, प्रदान किया गया। हमारे यहाँ जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहां क्या है, हम भारत के लोग, पहली लाइन शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही संविधान बना रहे हैं, भले अपने जनप्रतिनिधियों के अकॉर्डिंग बना रहे हो, लेकिन हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं, लास्ट लाइन। तो वहां पर यह है कि संविधान किसने बनाया, जनता ने बनाया। किसने अपनाया, जनता ने अपनाया। किसने अधिनियमित किया, जनता ने अधिनियमित किया। जब जनता ही सब कर रही है तो गतिरोध कहाँ होगा। और यहाँ क्या लिखा है, नरेश ने प्रदान किया, लो ये संविधान से मानना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। वर्तमान में जो संभावनाएं देखी जा रही हैं, तो अभी कहीं ना कहीं एक अफवाह हो या सच्चाई हो, ये कहा जा रहा है फिर से शायद नेपाल में एक नरेश का शासन शुरू हो सकता है। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। तो सीमित भूमिका हो राजा की और संवैधानिक राजतंत्र भी हो, संविधान भी हो। जैसे इंग्लैंड में अगर आप देखोगे, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, तो ऐसे इंग्लैंड में राजा या रानी होती है, संसद नियम बनाती है, फिर राजा या रानी साइन करते हैं। ऐसे अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होती है, वह नियम बनाती है, फिर सरकार में जो सर्वोच्च है यानी कि राष्ट्रपति, वह साइन करता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति जन्म से नहीं होता है, उसका चुनाव होता है। इंग्लैंड में जो राजा है वह जन्म से होता है। तो यही यहाँ कहा गया कि राजा की सीमित भूमिका हो और संवैधानिक राजतंत्र हो। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा काहे छोड़ दे भाई। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। फिर एक बार यही कहा जाता है कि शायद ऐसा ही होने वाला था नेपाल में। खैर, बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। एक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम माओवादी कहते हैं, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से नेपाल की आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा ही कुछ इस समय भी हुआ। आंदोलनकारी दलों को स्वीकार थी ऐसी महिला को अंतरिम सरकार की तरह से बनाया गया है मुखिया। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। तथा नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया और फिर से 2015 में नया संविधान आया। उसके बाद अभी 10 वर्ष भी नहीं हुए सही से, और फिर से वहां सरकार को हटा दिया गया। और क्या हुआ आप सबने देखा। संविधान के मौलिक प्रावधान, कुछ मौलिक प्रावधान होते हैं जो संविधान के, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। हमारे यहाँ हम कितना संविधान को इज्जत देते हैं, बहुत देते हैं। हमारे संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को, समाज के अल्पसंख्यक समूहों को उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं हुआ कि वे संविधान का प्रावधान का आदर करें। अपने यहाँ तो उल्टा है, अल्पसंख्यकों को ठीक ठाक बात कही गई है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं और हर व्यवस्थित तरीके से चीजों को रखा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ गतिरोध नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ गतिरोध कौन करेगा, सबके लिए वहां प्रावधान है, मौलिक अधिकार भी है, तो डीपीएसपी भी है, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 भी है, 29, 30 भी है।
अनुच्छेद 32 भी है, जिसे आत्मा कहा गया है संविधान की, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। तो फिर उधर जाके देखेंगे तो 343 भी है। तो हमारे यहाँ भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर 239 भी है। 239, 339, आप बताइएगा। तो हमारे यहाँ हर, हाँ 239, 244, 245, कितनी चीजें हैं। मतलब हर जगह पर हर चीज के लिए व्यवस्था की गई है। पंचायतों की व्यवस्था नहीं थी तो वहां बात को कर दी गई। तो हर चीज को रखा गया, तो विरोध करेगा कौन, क्यों करेगा? सब कुछ व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है, अपने यहाँ तो नहीं है, या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत कराता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। तो आप अल्पसंख्यकों को भी, या कम, चाहे अल्पसंख्यक का मतलब हमारे यहाँ भाषा और लिपि और संस्कृति सब मिलाकर, धर्म सब मिलाकर है, तो अल्पसंख्यकों को भी इतने अधिकार ना दे दो कि बहुसंख्यक बेचारे परेशान हो जाए, और बहुसंख्यकों को भी इतने अधिकार ना दो कि अल्पसंख्यक परेशान हो जाए। क्योंकि दोनों का संतुलन नहीं बनाओगे तो एक तरफ से गतिरोध होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, संतुलन बढ़िया बना हुआ है, सबके हिस्से में बढ़िया चीजें आई हैं। यदि कोई समूह या महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ ऐसे हैं तत्व जो अभी नहीं मानते संविधान, कि हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर का दूसरा संविधान हुआ करता था, उन्हें लगता था संविधान में कुछ है ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता था कि भाई साहब, आप जिस देश में हो ना, जहाँ इतनी ज्यादा आपको स्वतंत्रता, समानता, सब कुछ प्राप्त है ना, भारत जैसा देश कहाँ पाओगे। अन्य देश कई हैं जिसके लोग चाहते हैं कि मैं भारत में रहूं। तो हमारा संविधान वाला सबसे बढ़िया है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों के विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। तो ढांचा कौन उपलब्ध कराएगा? संविधान ही कराएगा, कैसा न्याय होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं, स्वयं अपने से प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। तो ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए? अपने स्वतंत्रता है, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी दुकान खोल सकते हो, संगठन बना सकते हो, लेकिन वही कुछ भी का मतलब ये नहीं कि नशीली चीजें बेचने लगो, मतलब ढंग का काम। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मैंने अभी बताया आपको। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। कई लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं गए, जिनके पूर्वज, वह बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पूर्वजों का। उन्हें रोज माथा मतलब पैरों को चूमना चाहिए कि हे प्रभु, आप अच्छा रहा कि भारत में ही रहे। किसी भी धर्म के हों, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग भी कई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भैया भारत में रहे बढ़िया। क्योंकि पाकिस्तान की जो दुर्दशा आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान से लाख गुना बढ़िया भारत है, लाख करोड़ गुना बढ़िया भारत है। तो हमें ये धन्यवाद बोलना चाहिए उन पूर्वजों का, जिन्होंने निर्णय लिया कि हम भारत में रहें। दोनों एक ही साथ आजाद हुए, क्या कारण है? वही कारण है संविधान का, लोकतंत्र का। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ संविधान लोकतंत्र के हिसाब से चीजें चली, वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां सबको नेता बनना था। आज भी देखो ना, अभी एक अमेरिका के जो पहले खुफिया एजेंसी में था, उसने कहा कि फलाने व्यक्ति को खरीद लिया था पाकिस्तान। आज भी कहीं ना कहीं वैसी गतिविधियां आपको दिखती हैं। हमारे यहाँ देश पहले है। हमारे यहाँ कुछ भले भ्रष्ट लोग हों, लेकिन देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। सरकार के हाथ में सब कुछ होता तो सरकार कर सकती थी, न्यायपालिका के हाथ में सब कुछ होता तो वह कर सकती थी, विधायिका के हाथ में सब कुछ होता तो वह कर सकती थी। हमारे यहाँ तीनों को संतुलित किया गया है। कुछ चीजें न्यायपालिका को, तो कुछ चीजें
विधायिका को, तो कुछ चीजें कार्यपालिका को दी गई है। और तीनों साथ मिलकर संविधान को बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में इतनी ताकत नहीं, और एक एक दो दो व्यक्ति नहीं है, उसमें सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं। तो ये कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। और फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों को शक्तियां बांटी गई हैं। तो कितने खूबसूरती से सजाया गया है कि एक जगह शक्तियां ना कंसोलिडेटेड हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में वही जो मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। आप यूपीएससी देखो, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग देखो, निर्वाचन आयोग, यही लिखा हुआ है, स्वतंत्र है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे, तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। और अवरोध संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित। विधायिका को देगी, कार्यपालिका का ऐसा है, ज्यादा शक्तियां यूज ना करो, हमारे पास भी है। कार्यपालिका को देगी तो न्यायपालिका आ जाएगी, आ जाती ही है, देखो ना। कार्यपालिका कोई ऐसा नियम बना देती है तो न्यायपालिका कहती है भैया वापस ले लो, ये ना हो पाएगा। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। तो कुछ बाध्यकारी और लचीलापन दोनों जरूरी है, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को और पहचान दे सके। कहने का मतलब क्या है? भारत का संविधान बदला जा सकता है क्या? पूरा संविधान तो नहीं, लेकिन हाँ, उसमें दी गई चीजों को बदला जा सकता है, तभी तो संविधान संशोधन हो रहा है। तो क्या बदला जा सकता है, क्या नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि आप हर उस नियम को खारिज कर सकते हो जो संविधान के विरुद्ध बनाया गया है। जैसे जैसे अभी न्यायालय में कौन जज बनेगा, इसके बारे में एनजेएसी आया था 2014 में, 2014-15 में। न्यायपालिका को लगा गलत है, संविधान के विरुद्ध है, उन्होंने उसे हटा दिया, भाई ये न चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही है कि संविधान का जो मूल तत्व है, संविधान का जो उद्देश्य है, संविधान का जो फंडामेंटल है, वह आप बदल नहीं सकते। बाकी आप संविधान में सब कुछ कर सकते हैं। सरकार ने पूछा भैया ये बताओ कि मूल बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, मूल संरचना है क्या? तो न्यायपालिका ने कहा कुछ चीजें मैं बताया दे रहा हूं, बाकी समय समय पर बताता रहूंगा। का मतलब आप जो कुछ लाओगे नियम, उसमें मैं बता दूंगा कि देखो इस नियम में ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे बदल नहीं सकते। सही होगा तो मैं कह दूंगा ये सही है, आप आराम से लागू करो। तो संविधान में क्या चीज परिवर्तित कर सकती है विधायिका, कार्यपालिका, क्या नहीं? तो एक लाइन में अगर हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। बस बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब हो, संविधान के विरुद्ध चीजें ना हो। अब कठोर और लचीला की बात कर लें तो लचीला इस मामले में संविधान का संशोधन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार यानी कि विधायिका बहुमत से पारित करके संविधान संशोधन कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें संविधान को प्रावधान संशोधन करने के लिए सरकार को आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक है। तभी आप देखे होंगे कि जो केंद्र सरकार है वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार बने, जिससे मैं कोई संशोधन लाऊं तो आधे से ज्यादा राज्य हमारी सरकार वाले हों, हमारी पार्टी वाले हों, जहां जल्दी हमें सहमति मिल जाए। तो लचीला है क्योंकि वह बहुमत से कर सकता है, और कठोर है क्योंकि उसे आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो तीन तरीके से संविधान संशोधन होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे अभी आगे चल के जब हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय, जब 9th चैप्टर पढ़ेंगे इसी बुक का, तो हम महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाना संविधान सुनिश्चित कर रहा है कि वह दीर्घायु होगा, जनता का आदर प्राप्त करेगा
इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। कोई नष्ट नहीं कर सकेगा अगर बढ़िया संविधान बना है तो। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछिए। कौन-कौन से? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया विश्वसनीय थे? क्यों नहीं? वहाँ जितने भी पूर्वजों ने संविधान सभा में बैठे थे, संविधान बनाया, वह सब पूजनीय है, विश्वसनीय है। क्या संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है संविधान का पालन करे? यस, देख चुके। लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पे यस। अब आते हैं भारतीय संविधान। अभी तक तो हम संविधान संविधान पढ़ रहे थे, अब भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान कैसे बना सबको पता है। थोड़ा तेज भागेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जहाँ समझ आने वाला है समझा रहा हूँ, तेज चलने वाला है तेज चल रहा हूँ, स्पीड में चलने वाला है स्पीड में चल रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। आपका सबसे अच्छा अगर पेपर कोई होगा तो राज्य व्यवस्था होगा। आप यकीन मानिए हम पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तभी मैंने 11th की एनसीईआरटी भी करा दी। मैंने सोचा ये भी इम्पोर्टेंट होती है तो ये भी कराते हैं, फिर रेफरेंस करते हैं। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया। अविभाजित मतलब जब पाकिस्तान और भारत, सिर्फ भारत हुआ करते थे, तब संविधान सभा बनी थी। बाद को पाकिस्तान अलग हो गया। इसकी पहली बैठक अगर देखें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हुआ। भारत के विभाजन से पहले, स्वतंत्रता मिलने से पहले संविधान सभा बन गई थी। भारत के संविधान के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। प्रत्यक्ष नहीं चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे क्योंकि उस समय चुनाव कराना पूरे उसमें तो पॉसिबल नहीं था। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया। तो कैबिनेट मिशन, ठीक है। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, अब याद करने वाले फैक्ट आ गए हैं, चाहे प्रांत हो, देशी रियासत हो या रियासतों के समूह हो, जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। तो ये दोनों चीजें याद रखना। पहली बात, एरिया के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से सीटें दी। कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले, ब्रिटिश सरकार जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, वह 292 सदस्य वहां से चुने गए। देशी रियासतों से 93 सीटें आवंटित की गई। हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं, वहां भी आपको बताया प्रत्यक्ष शासन कैसा था, संधि, सहायक संधि कैसे करते थे, मित्रता की संधि कैसे करते थे, वह सब हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। उसके लिए उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। तो यह भी याद रखिएगा किस तरीके से चुना गया, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति के अकॉर्डिंग चुना गया था। प्रत्यक्ष रूप से हुआ था चुनाव? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रांतीय विधानसभाओं में जो लोग थे उन लोगों ने ही संविधान सभा के लोगों को चुना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। देशी रियासतों में परामर्श के जरिए तय हुआ था, वहां चुनाव नहीं हुआ था। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। वही लोग किसने चुना, क्या है सब। बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बात बोली थी कि अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है।
स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक-पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए, तीनों साथ में मिलकर आए तो बढ़िया है। संयुक्त रूप से बनाते ही ये इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल्य प्रयोजन को ही विफल कर देता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार बंधुता को भी अलग नहीं किया जा सकता, तीनों साथ में ही रहेंगे। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देती, समता विहीन स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिली है कुछ भी करने की, लेकिन समानता नहीं है। तो मैंने शायद बता दिया है कि एक मैं अमीर हूँ, गरीब है कोई, स्वतंत्रता दोनों को है, लेकिन समानता ना होने की वजह से मैं हमेशा उसके ऊपर डोमिनेट करूंगा, उस पर अपना शासन चलाऊंगा, क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता तो है लेकिन वह इतना अमीर नहीं जितना मैं हूँ। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, मैं बस आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? संविधान सभा का स्वरूप तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे वहां फिर क्षेत्र ही नहीं बचा, तो कैसे? तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। जब संविधान सभा बनी तब ज्यादा थी, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो कम रह गए। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने साइन किया। पूछा जाता है कितने लोगों का हस्ताक्षर है संविधान पर, तो 284 लोगों का है, क्योंकि अन्य लोग उपस्थित नहीं थे। कब हस्ताक्षर हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुआ। अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, जो मैंने बता दिया। ये वो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। एक तरफ विभाजन हुआ, चीजें सही नहीं चल रही थी, और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण हो रहा था। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई हिंसा से ही सही सबक भी लिया कि आगे ऐसी हिंसा ना हो। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अल्पसंख्यकों के लिए चीजें और ज्यादा रखी गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हम बढ़िया रहा भारत में है, पाकिस्तान गए होते तो शायद कतई सुरक्षित नहीं होते। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होता हुआ था चुनाव। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया था। मैंने बोला ना, सभी धर्म के लोग, सभी राज्यों से, सभी तरीके के लोग। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के भी 28 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। फैक्ट है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चली गई थी। उसे 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन वह अलग अलग धर्म, राज्य और जातियों से थी, तो ये भी नहीं कह सकते। कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई पार्टी थी, लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी करती थी, ये तो हमने बताया। और पहले सभी लोग कांग्रेस में ही थे। जैसे लोग कहते हैं कांग्रेस ने आजाद कराया, कांग्रेस ने आजाद कराया। अरे समझदारों, उस समय अधिकतर लोग कांग्रेस में ही थे। बात कुछ चीजें अलग हुई ना। जैसे आज जो कह सकते हैं कि लोहिया साहब थे या जो जेपी साहब थे, तो ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, जब एक बड़ी संस्था है जो कांग्रेस लड़ रही है अंग्रेजों के खिलाफ, तो कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है। कुछ जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी मोतीलाल नेहरू, और उस समय 1924 में कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो उन्होंने अलग हुए, पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस में आ गए। तो विचार अलग हो सकते थे, मतभेद हो सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन मनभेद नहीं था। सबका एक ही था कि कांग्रेस एक है और वह देश को हराएगी। ठीक है, तो अधिकतर लोग कांग्रेस में ही थे। देखो ना, 82% सीटें अगर जीत रहे हैं तो सभी अधिकतर लोग यहीं से थे। यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? बहुत दिक्कत होती, बहुत टाइम लगता, और इतना समय भी नहीं था। क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? मे भी हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता होगी, एक आध भले, क्योंकि वही लोग चुनाव लड़ते,
आप क्या लगता है, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर साहब या राजेंद्र प्रसाद साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ये लोग खड़े हों और आप इनको वोट नहीं देते उस समय? तो ऐसा तो नहीं था। मुझे लगता है लगभग लगभग वही स्वरूप होता, वही लोग वहां पहुंचते, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता। संविधान सभा के कामकाज की शैली, तो संविधान सभा के कामकाज कैसे चल रहे थे? संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। पूर्ण रूप से तो आज भी नहीं है। पूर्ण रूप से तो आप, इतनी विविधता है, इतनी जातियां हैं, हर एक गांव में दूसरी जाति है, ठीक है? तो हर तरीके से पूर्ण रूप से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ज्यादातर, अधिकतर कह सकते हैं। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। बहुत विवाद हुआ, बहुत वाद विवाद मिलकर, और सब सर्वसम्मति से मिलकर चीजें लाए थे। मतलब बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया संविधान सभा, इतनी बढ़िया संविधान किसी देश की नहीं है। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। यहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। वहां बहुसंख्यक आदमी अल्पसंख्यक की बात कर रहा था, एक जाति का आदमी दूसरी जाति की बात कर रहा था। वहां ऐसा था ही नहीं कि लोग जातियों में या भाषा में या अपने धर्म में बंधे हुए थे। वहां एक था भारत। वह बाहर आकर किसी भी समुदाय के हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बात उस स्तर पर पहुंच जाती थी कि जाति या भारत तो भारत, भाषा या भारत तो भारत, धर्म या भारत भारत, समुदाय या भारत भारत, तो विचार विमर्श तो होते हैं, लेकिन जब फाइनली बात आती है तो कहते हैं भारत। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, यही मैंने बोला, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। जब भारत की बात तो सब बराबर। मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, तो इसमें मतभेद थे कि कुछ कह रहे थे केंद्रीकृत, सबके अपने विचार है ना। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए अपने हिसाब से, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, सबके अलग थे। संपत्ति के अधिकार की रक्षा अलग थे, लेकिन उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई तो आधुनिक राज्य की बुनियाद है जो चर्चा हुई। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है सभी जाति, धर्म, आय, लिंग भेदभाव से ऊपर होकर एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये था जो पहली बार में ही पास हो गया। बाकी सब पर विवाद हुआ, वाद हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, क्योंकि चर्चा होने से ही बेहतर चीजें आती है। जहाँ चर्चा नहीं है ना, वहां बेहतर चीजें नहीं आएंगी। संविधान सभा ने चर्चा की, इसीलिए इतना अच्छा संविधान आया, इतना मोटा संविधान आया, हर एक बात वहां लिख दी गई क्योंकि चर्चा हुई थी। संविधान ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श, वाद विवाद हुआ। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है, सभी के हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। तर्क बहुत हुए, कुतर्क नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा कर दो, क्यों कर दो, ये भी बातें हुई। सब अपनी सोच के पक्ष दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है। हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है। सार्वजनिक विवेक की भावना को सामाजिक सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। कार्यविधि, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। पूछा भी जाता है किस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था। पीसीएस ने तो इस वर्ष भी पूछा 2025 में। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे, लेकिन जब बात देश की आई तो सभी लोगों ने मिलकर काम किया। उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने
का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत थे। कहा भी जाता है पटेल और नेहरू के बीच कितनी बातें चल रही थी, कितनी नहीं चल रही थी, उससे ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में बताई जाती हैं। लेकिन जब देश की बात आएगी तो सब एक साथ हैं। फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया और यही सीखना चाहिए इन लोगों से। आजकल पार्टियाँ अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आए ना, तो अपने घर के लोगों की बात सुनो। विदेशी कौन नेता क्या कह रहा है, वह बात ना सुनो। विदेश में बैठा कौन व्यापारी क्या कह रहा है, कौन अखबार क्या कह रहा है, वह हमें लगता है कई बार सोच समझ के बातें करनी चाहिए, सोच समझ के बातें समझनी चाहिए। हमेशा अपने देश के नेताओं को विरोध ही नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ-कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों, कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। ये कहा गया कि सहमति से ही होने चाहिए फैसले और वही सबसे बेहतर है। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया। हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चलीं। इसके सत्र अखबार और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दूसरे को अभिवादन करते हुए, जैसा मैंने महसूस किया शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, ये राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, सदस्यों विशेषकर इसके सभापति अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन का न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूँ उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता, क्योंकि आंदोलन नहीं होते, देश आजाद नहीं होता, संविधान सभा नहीं बनती। संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त की। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप क्या हो, संरचना कैसी होनी चाहिए, किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। इन पर बात बहस पहले से हो रही थी। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में जो आज प्रस्तावना उद्देशिका है, प्रेम्बल है, वह प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था कि क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य है। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं मूल्यों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव के उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल-भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। मूल सिद्धांत यही था। संविधान सभा ने शासक के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक विधायिका कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी केंद्रीय सरकार राज्यों के बीच संतुलित शक्तियों का वितरण करती है। हमने बात कर ही ली थी। यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता?
हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता? क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता क्या? अगर 10 वर्ष पहले आजाद हो जाते या 10 वर्ष बाद पर आजाद होते तो कैसा संविधान होता? बताओ जरा, सोचो। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या-क्या थे? पहला, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का एक संघ होगा। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ रियासत नहीं, और भी कोई अगर भारत का अंग बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये संविधान होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है, यानी जनता बना रही है। सिंपल। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। कानून के समक्ष समता, समता या समानता बात है कि प्रतिष्ठा, अवसर की समता, कानून, सार्वजनिक नैतिक सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी, सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, दलित, अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति, मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छा पूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा, और हम करते भी आ रहे हैं। कहीं समस्या होती है, सबसे पहले भारत पहुंचता है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों, अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया गया, विभिन्न देशों से हमने सीखा है, लेकिन उन विचारों को लेना कोई लालची मानसिकता या नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं, आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर विश्व की सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया। जैसे आप हमसे सीख रहे हो, किसी और से भी सीख रहे होगे, तो इसको नकलची थोड़ी बोलेंगे। हमने दूसरे देशों से सीख कर अपना संविधान बढ़िया बनाया। हमारे पास ये व्यवस्था थी कि हम सीखें। क्या यह संविधान उधार का है? बिल्कुल नहीं। जो अच्छी चीजें हैं वो मैंने ग्रहण की, जो बुरी चीजें हैं वो हमने नहीं ली। हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार ना लिया गया हो? क्या आपको लगता है कि मौलिक होगा कुछ? जिसने संविधान बनाया होगा उसने भी किसी व्यक्तियों, किसी विचारों, किसी चीजों को सीख कर ही किया होगा ना। तो कुछ कुछ विचार आते रहते हैं, उनको अगर लिखते रहो तो एक संविधान बन गया। जब दूसरा संविधान बनाएगा तो इनको अच्छी अच्छी चीजें उठाएगा और कुछ अपने ही उठाएगा। जैसे आप लोग अगर लिखते होंगे तो सब कुछ हमारे या किसी टीचर के द्वारा बताई गई बातें थोड़ी लिखते होंगे। आप जब लिखते होंगे तो फैक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन बाकी अपनी भी बातों को लिखते होंगे ना। बीच बीच में फैक्ट भी आते रहेंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा वाली भी लिखते होंगे। तो कुछ नया होता है, कुछ दूसरे से सीख कर लिखते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा भी था, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? क्योंकि इतनी चीजें बन चुकी हैं, आप नया कहाँ से लाओगे? इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें, उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। हर जगह जीने की स्वतंत्रता है, हर जगह समानता की बात है, कहीं न्याय की बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अब आप नया कहाँ से लाओगे? बस ये कर सकते हो, उसको अपने देश के अकॉर्डिंग सही कर सकते हो। बाकी तो सबने सब कुछ कह ही दिया ना। कहाँ से क्या-क्या हम लोगों ने लिया है ये देखते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं मारा, सीखते हुए। पहले तो ब्रिटिश संविधान, क्योंकि वो तो यहाँ था ही, ब्रिटिशर्स थे तो उससे पहले। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वह जीत में चुनाव में जीत दर्ज करेगा। सरकार का संसदीय स्वरूप आप पहले ही जानते हैं, दो दल मतलब उच्च और निम्न सदन पहले से थे, तो ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष के पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। ठीक है। आयरलैंड सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात ली है। अमेरिका से मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, और फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता। हालांकि यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा है, हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। कनाडा से वह चीजें ली हैं जहां केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाता है, अर्ध संघात्मक हो चाहे अपशिष्ट शक्तियां हो, जहां
केंद्र सरकार आपको लगे मजबूत की जा रही है, वहां आपको कनाडा याद आना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? तो यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टिता का प्रमाण है कि विदेश को ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों, सर्वोच्च आकांक्षाओं का स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। आज तक लोकतंत्र हमारा चल रहा है, आज तक संविधान चल रहा है। दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबकर रह गए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त काम चलाओ व्यवस्थाएं मात्र ना हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सके। पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, और भी चीजें चल रही हैं, विजिट करिए। आप अपना कमेंट अवश्य दीजिए, सुझाव अवश्य दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले और बेहतर चीजें आए। जय हिंद, जय भारत।